Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Naren, your IGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, जैसे कि आपको मालूम है बच्चों के, आजकल वी आर डिस्कसिंग कंसेप्ट, और कंसेप्ट में हम क्या डिस्कस करने हैं, हम कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया, है ना। किंगडम एनिमेलिया बहुत वास्ट है पर बहुत इंटरेस्टिंग भी है, राइट। बोरियत तो नहीं हो रही होगी, ये तो कंफर्म है ना, कि बोर नहीं हो रहे होगे पढ़ के। मज़ेदार चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और कुछ जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो बिल्कुल हार्डकोर कहाँ पढ़ रहे हैं अपन, कि बिल्कुल एकदम टिपिकल कोई साइंटिफिक या जूलॉजिस्ट बनना है हमको, उस कंसेप्ट के साथ अपन नहीं पढ़ रहे। अपन उसको फन वे में पढ़ रहे हैं, और कुछ कुछ बहुत फन टॉपिक्स भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल वो हार्डकोर पढ़ाई वाली एकदम वैसी वो बायो वाली ट्राइट किताब नहीं पढ़ रहे हैं हम पर, ठीक है। और आज का भी जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, कुछ चीज़ें आपको लगती होंगी कि आपको पता है लेकिन एक्चुअली आपको पता नहीं होंगी। अब थोड़ा सा हो गया ना, थोड़ा सा रोचक सा, इंटरेस्टिंग सा। यस, आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली सुपरलेटिव्स की। हम डिस्कस करने वाले हैं सुपरलेटिव्स एनिमल किंगडम के, ठीक है। सुपरलेटिव्स में क्या आ गया, बिगेस्ट, लाउडेस्ट, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट और हेवीएस्ट, फास्टेस्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिसमें भी EST लग जाता है बेसिकली, वो तो अपन को मालूम है ना। तो अपन वही सुपरलेटिव्स आज डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके IGQ में भी काम आएंगे और वैसे भी लाइफ में काम आएंगे यार। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे फास्टेस्ट एनिमल कोई आपसे पूछे दुनिया में कौन है, तो आप कहेंगे कि अरे वाह, ये तो हमको पता है मैम, ये तो पता है, इसमें क्या है, फास्टेस्ट एनिमल तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमको पता है फास्टेस्ट एनिमल चीता होता है। नहीं, लेकिन अपन और भी चीज़ें पढ़ेंगे, राइट। तो अब अपन बात करते हैं कि उसमें भी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ये जो कहानी का ट्विस्ट है वही आते हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके IGQ में। बहुत सिंपल सिंपल ऐसी चीज़ें थोड़ा पूछेंगे जो बहुत ऑब्वियस होती हैं। तो ये जो अनऑब्वियस चीज़ें हैं ना, ये जो थोड़ी सी डिस्गाइज्ड चीज़ें हैं, वो जानना समझना ज़रूरी होता है, और यही हम कोशिश करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे। मैग्नेट ब्रेन्स में जब हम पढ़ाते हैं तो हम कंसेप्ट वाइज पढ़ाते हैं ना। अपन कोशिश करते हैं कि हम पूरा कंसेप्ट जो है वो हमारे बच्चों को क्लियर हो। कम से कम ये ना हो यार कि एक एग्जाम के लिए पढ़ाई की और उसी एग्जाम में बस पढ़ के रह गए। सब कुछ पता होना चाहिए ना, लाइफ लॉन्ग। जैसे मैं बोलती हूँ कि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, हमेशा काम आएगी लाइफ में। तो यहाँ पे इसी वजह से आपको 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद कोई आपसे सब्सक्रिप्शन नहीं मांगा जाता, पैकेज नहीं मांगा जाता। क्यों नहीं मांगा जाता बताइए? क्यों नहीं मांगा जाता? इसलिए नहीं मांगा जाता क्योंकि एजुकेशन को बिजनेस के तौर पे प्रमोट नहीं करना चाहिए। एजुकेशन बेसिक राइट है, सब तक पहुंचनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, और सबको उतनी ही लगन से, जब कोई मेहनत कर रहा हो पढ़ाने में, तो सामने वाले की भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आपको भी उतनी ही लगन से उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो अपन फटाफट आ जाते हैं अब अपने टॉपिक पर, और अपन बात करने वाले हैं आज, जैसा कि मैंने कहा, कि बहुत इंटरेस्टिंग सा, मज़ेदार सा टॉपिक है, जिसकी बात हो रही है 15 लॉफ्टी एनिमल सुपरलेटिव्स, ठीक है। ओके, सबसे पहला, सबसे ऑब्वियस, लेट्स स्टार्ट विद द फास्टेस्ट एनिमल। अब अपन ने बात की ना, जैसे मैंने कहा, ये तो आपको लगेगा कि मुझे तो बचपन से पता है, हमें फास्टेस्ट एनिमल तो चीता होता है, राइट। हाँ, होता भी है, चीता होता है ना फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड। ये तो हमें पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, समझाया गया है बचपन से। तो यहाँ पे तो चीता नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? ओके, तो आपको या फिर बाकी सबको भी ये लग रहा होगा कि मैम शायद कुछ कंफ्यूज हो गई, है ना, कुछ तो कहीं गड़बड़ हो गई, या तो जो स्लाइड है वो बनाने में कोई दिक्कत हो गई, बोल चीता रही हैं, फोटोग्राफ जो है चिड़िया के लगा दी, क्या चक्कर है ये, कोई ना कोई शायद गलती हो गई। नहीं, पर गलती एक्चुअली नहीं हुई है। ये जो है ना, ये छोटी सी चिड़िया जो यहाँ पे दिख रही है, छोटी सी इन द सेंस उतनी छोटी नहीं है, लेकिन चीते के हिसाब से तो बहुत छोटी है। ये चिड़िया जो है चीते को मात दे देती है स्पीड में, और मात भी ऐसी वैसी नहीं, कई गुना स्पीड के मामले में मात दे देती है चीते को जी। अब अपन जब बात करते हैं तो चीते की, जब हम स्पीड की बात करते हैं ना ऑन लैंड, उसके जब भागने की स्पीड होती है उसको कहा जाता है 75 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है चीता, ठीक है। 75 माइल प्रति घंटा मतलब बहुत, जिसको बोलते हैं बिल्कुल ट्रेन स्पीड जिसको बोलते हैं ना, उस स्पीड से भागता है चीता, ठीक है। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं ना, ये जो है यहाँ पे एक फैल्कन, ये फैल्कन जो है जिनका नाम है पेरेग्रीन फैल्कन, इनके बारे में हमने पढ़ा भी था। और ये, इनकी रफ्तार आप सोचिए कितनी ज़्यादा होती है चीते से, कि जब ये अपने शिकार पे झपट्टा मारती हैं और ये डाइव लेती हैं, जो इनकी फ्लाइट होती है डाइविंग के टाइम पे, ये सबसे ज़्यादा तेज, जो तीव्र जब इनकी स्पीड होती है वो तब होती है जब अपने शिकार पे झपट्टा मार रही होती है, ठीक है। फैल्कन है तो ऑब्वियसली आपको मालूम है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द बर्ड ऑफ प्रे, राइट। और ये जब झपट्टा मार रही होती हैं उस टाइम पे इनकी स्पीड होती है 242 माइल्स पर आवर, जो रिकॉर्ड की गई है। नाउ कहाँ 75 माइल प्रति घंटा, कहाँ 242 माइल्स पर आवर,
स्पीड में डिफरेंस देख रहे हो? तो सोचो कितने 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 पॉइंट से इनने चीते को बीट कर दिया है। और ये छोड़िए, ये तो चलिए आप फिर भी फ्लाइंग एनिमल की बात कर लेते हैं हम। अब हम एक बात करते हैं एक मछली की, हम एक्वेरियन की बात कर लेते हैं या एक्वेटिक लाइफ की बात कर लेते हैं, मरीन लाइफ की बात कर लेते हैं। तो उसमें भी एक मछली होती है जिसकी स्पीड जो होती है ना तैरने की, वो भी चीते को मात दे देती है। उसकी भी स्पीड होती है 80 माइल्स पर आवर की, ठीक है। उसका नाम होता है ब्लैक मार्लिन। ब्लैक मार्लिन, और वो एक तरह की फ़िश होती है जो कि फास्टेस्ट फिश मानी जाती है, और उसकी स्पीड होती है 80 माइल्स पर आवर, जो कि 5 माइल बेचारे चीते से ज़्यादा होती है ना। तो चीते के पीछे तो सब हाथ धो के पड़ गए हैं ना सब। कहाँ बेचारे को फर्स्ट उसकी पोजीशन थी कि सबसे फास्टेस्ट प्राणी है पूरी दुनिया में, फेमस था कि सबसे फास्टेस्ट प्राणी ऑन अर्थ, सबसे फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, सबसे फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। और कहाँ एक पिद्दू सी मछली आई और एक पिद्दू सा फैल्कन आया और उसने उसकी जगह ले ली। पर ऐसे ही होता है, राइट। तो खैर अभी भी उसका जो फर्स्ट पोजीशन है लैंड पे वो फास्टेस्ट अभी भी है, ठीक है। लैंड पे चीता अभी भी फास्टेस्ट है, लेकिन जब हम एक्वेटिक लाइफ की बात कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट आती है ब्लैक मार्लिन, और जब हम बात करते हैं फ्लाइंग एनिमल्स की तो उसमें फर्स्ट आता है, और फ्लाइंग एनिमल्स में फर्स्ट आता है पेरेग्रीन फैल्कन। और ये सिर्फ फ्लाइंग एनिमल में फर्स्ट नहीं है, दिस इज एक्चुअली द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट अर्थ। गॉट इट? अब एक बार पढ़ भी लेते हैं वैसे, ठीक है। The cheetah is often credited with this honor, though the swift African cat, which can reach a speed of approximately 75 miles per hour, is only the fastest land animal, as we spoke about. In fact, the black marlin, generally considered to be the fastest swimming fish, beats this rate. It clocks in and about 80 miles per hour. जैसे मैंने कहा कि 5 माइल प्रति घंटे की रफ्तार, इससे इसकी भी 5 माइल प्रति आवर की जो रफ्तार है वो चीते से तो ज़्यादा ही है। But topping both by the wide margin of course, कहाँ 80 माइल्स पर आवर और कहाँ 75 माइल्स पर आवर और कहाँ 242 माइल्स पर आवर, बहुत वाइड मार्जिन है, राइट। But topping both by the wide margin is a peregrine falcon, the fastest animal known to man, and of course hence the fastest animal on the planet Earth, right, which has been measured to fly as fast as 242 miles per hour. क्लियर? तो अब अगर आपसे कोई पूछे ना कि फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है और बोले कि हाँ चीता, तो आप बोल दीजिएगा जी नहीं, चीता नहीं होता फास्टेस्ट एनिमल। फास्टेस्ट एनिमल पेरेग्रीन फैल्कन है, और उसके बाद सेकंड नंबर आता है ब्लैक मार्लिन का, और थर्ड नंबर आता है चीते का। ओके, जब हम बात करते हैं किंगडम एनिमीलिया की। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत फास्टेस्ट से अब हम आ गए हैं स्लोएस्ट पे। सबसे धीरे 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 चलने वाला प्राणी, सबसे स्लो मोशन, है ना। इसकी जो लाइफ है, इनमें 2-3 जो प्राणी हैं, इनमें इनको किसी तरह की कोई जल्दी नहीं है, किसी तरह का कहीं कोई पहुंचने का इनका उद्देश्य नहीं है। बहुत आराम से चलते हैं, बहुत आराम से जीते हैं, बहुत ही आराम पसंद ये प्राणी हैं, ठीक है। जिनको बोलते हैं ना कि इनको कहीं पे भी कोई भी ऐसी स्पीड पकड़ने की कोई नहीं है, बिल्कुल मोक्ष की राह पकड़े हुए हैं ये, ठीक है। बहुत ही धीमी गति का समाचार है, स्लो मोशन है ये लोग, तो बढ़िया है, पर इनकी लाइफ बढ़िया है, सर्वाइवल इनका बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ठीक है, अब जिसको जैसा सूट करता है, भाई चीते को भागना सूट करता है, इनको आराम पसंद है, ये तो आराम सूट करता है, फाइन। अब अपन बात कर लेते हैं कि इसमें यहाँ पे आपका जो अनुमान है वो सही होना चाहिए। अब आप बताइए कि जब सबसे स्लोएस्ट एनिमल आपकी नज़र में कौन है? जो सोच रहे हो बिल्कुल वही है, स्लॉथ ना। स्लॉथ ही होता है। अपन नहीं बोलते कोई बहुत आलसी होता है अपने दो, क्या स्लॉथ जैसा पड़ा रहता है यार, ये बिल्कुल स्लॉथ है, ये तो बिल्कुल वही है। तो ये स्लॉथ जो होता है ना वो सबसे स्लोएस्ट प्राणी है, लेकिन उसके रिकॉर्ड को भी बीट करने वाले और लोग हैं, ऐसा नहीं है। मतलब सबका रिकॉर्ड कोई ना कोई ब्रेक कर सकता है, ऐसे बिल्कुल कोई बात नहीं है कि स्लॉथ जो है सबसे स्लो है। स्लॉथ से ज़्यादा भी अगर आपको किसी को अपने फ्रेंड को उपमा देनी है ना कि स्लॉथ से भी ज़्यादा कोई स्लो है, तो आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि वो आप क्या बोल के बुला सकते हैं। फिर आप उसको बोल सकते हैं कि भाई तू तो डॉफ सी हॉर्स है यार, तो उसको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या बोल गया है, मतलब। तो फिर आप उसको, ये आपका एक कोड वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं इसके इक्वेशन में एक और चिड़िया भी होती है, एक अमेरिकन वुडकॉक होती है, जिसकी हम फ्लाइंग की बात कर रहे हैं। और फ्लाइंग एनिमल में अमेरिकन वुडकॉक जो होती है बहुत धीरे धीरे होती है, मतलब इतनी धीरे धीरे होती है कि बिल्कुल 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। मतलब इतना कि आप समझिए कि एक नॉर्मल बच्चा जो है, अगर वो भी ज़ोर से इससे दौड़े ना, अगर वो भी चले, अगर तेज़ भी चले या दौड़े भी, तो भी वो इस स्पीड को मात दे सकता है, इतनी धीरे हैं ये।
अब स्लॉथ की जब हम बात करते हैं तो स्लॉथ जो है वो उसका तो स्पीड मालूम है ना, वो तो बेचारा पूरी दुनिया में ही बदनाम है स्लो होने के लिए। तो उसकी जो है वो क्या है, दैट स्कल्स अबाउट 15 माइल्स पर आवर। लेकिन सबसे स्लोवेस्ट प्राणी जो है भाई, ये लैंड हो गया, ये आसमान हो गया। अब बना जाते हैं पानी की दुनिया में। पानी की दुनिया में जो प्राणी है, जैसे मैंने कहा डॉल्फ सी हॉर्स, वो तो इतने स्लो हैं, देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं लेकिन हैं बहुत स्लो। स्लो मतलब इतने स्लो कि ये 5 फीट, आप मान लीजिए कि जो बोर्ड है ना ये भी 5 फीट से ज़्यादा ही होगा, और इस बोर्ड पे इनको जब चलना होता है तो आप सोचिए कि अगर वो स्लॉथ है ना, वो यहाँ से चलना चालू करेगा, एक कॉर्नर से चलना चालू करेगा, सॉरी सी हॉर्स, डॉल्फ सी हॉर्स यहाँ से चलना चालू करेगा 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 करेगा, तो यहाँ तक जब तक वो आएगा जहाँ 5 फीट लिखा हुआ है, उसको 1 घंटे का समय लगेगा। तो आप सोचिए उसकी स्पीड है ना, 5 फीट की दूरी वो 1 घंटे में तय करता है। तो हुआ ना स्लोएस्ट। तो नाउ यू नो कि जब आपको अपने किसी फ्रेंड को बोलना हो कि बहुत स्लो है, तो उसको स्लॉथ मत बोलो, स्लॉथ इज सो कॉमन राइट, गो फॉर समथिंग विच इज थोड़ा सा बाहर का। तो यू कैन कॉल दैट पर्सन, आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं क्या कि यार तू तो बिल्कुल डॉल्फ सी हॉर्स जैसा है राइट। थोड़ा सा आपको इंटेलेक्चुअल भी समझेगा, थोड़ा सा आपका टशन भी बन जाएगा, एटीट्यूड भी आ जाएगा और मतलब भी समझ में नहीं आएगा। ओके, नाउ लेट्स गेट टू अनदर वन। अब अपन बात कर लेते हैं स्मॉलेस्ट एनिमल्स की। अब देखो भैया, स्मॉलेस्ट एनिमल का तो ऐसा है, जब किंगडम एनिमीलिया की बात हो रही है तो उसमें लाखों तो जीव जंतु हैं, है ना, ये बात तो पक्का है। अब बहुत तो ऐसे होते हैं, अब इसमें अगर अपन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में घुस गए, है ना, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम आंखों से नहीं देख पाते। अब आप बोलेंगे कि मैम वो तो इतने छोटे छोटे होते हैं, वो तो बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से देखें। माइक्रोस्कोप से देखने की बात नहीं हो रही है ना, उसमें अगर अपन चले गए तो फिर तो हो गया ये काम, फिर तो अपन उसमें डिस्कशन ही करते रह जाएंगे कि कितना। लेकिन हाँ, फ्लो की अपन छोटे की बात करेंगे, लेकिन कम से कम इतनी की तो बात करें जो कम से कम थोड़ा देखने लायक हो, मतलब नेकेड आइज से भाई नज़र आ जाए, कम से कम इतना तो हो। लेकिन खैर आप वो जानना चाहते हैं तो अपन वो भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अपन उन जानवरों की बात कर रहे हैं। अपन एक तरह से आप समझ लीजिए टाइनिएस्ट मैमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है फिलहाल शुरुआती। बाद में अपन और भी बात कर लेंगे, अपन और भी इंसेक्ट एम्फीबियन सबकी बात कर लेंगे। देखिए शुरुआत जो है अपन टाइनिएस्ट मैमल से करते हैं, जो कम से कम आंखों से नज़र तो आए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में चले गए तो फिर हो गया ना काम, फिर कैसे पता चलेगा आपको कि आप कहेंगे मैम आपने तो बता दिया लेकिन हमें दिखाई थोड़ा दे रहे हैं। तो उन पे आएंगे अपन, लेकिन बाद में आएंगे। शुरुआत अपन मैमल से करते हैं, ठीक है। अब जब हम मैमल से बात करते हैं तो एक पिग्मी श्रू होते हैं। पिग्मी श्रू जो होते हैं वो बहुत छोटे मैमल्स माने जाते हैं, बहुत ही छोटे माने जाते हैं, और उनका वेट मतलब कितना हल्के होते हैं आप समझ लीजिए, उनका वेट तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लीजिए 1.5 ग्राम से 1.9 ग्राम के बीच में होता है। इमेजिन कर रहे हैं कोई जीव जिसका वेट जो है मात्र 1.5 ग्राम हो तो कितना छोटा होगा वो। 1.5 ग्राम यार, आप हाथ पे रखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई चीज़ आप पकड़े हो या रखे हो, या वजन फील ही नहीं होगा आपको। 1.5 ग्राम से 1.25 ग्राम के बीच में उनका एवरेज वेट होता है, वो इतने छोटे होते हैं और इसलिए उनका नाम पिग्मी है। पिग्मी आपको मालूम है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट वन रेस इन अफ्रीका। एक रेस होती है अफ्रीका में जो बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं, हाँ उन्हीं के उस पर नाम रखा है पिग्मीज, मतलब छोटू से। तो पिग्मी श्रू जिनके वेट जो है तकरीबन 1.5 से 1.25 ग्राम होता है। इनसे थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े से बड़े, बहुत बड़े नहीं होते, थोड़े से, मतलब उनका वेट जो है वो 2 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है 2 ग्राम के आसपास होता है। वो एक तरह के बैट होते हैं जो बम्बल बी बैट कहलाते हैं, ठीक है। बम्बल बी बैट मतलब इनका वेट आप किस तरह समझेंगे, आपने वो रिमोट में अपन जो बैटरी डालते हैं AAA वाली बैटरी, है ना, बिल्कुल उसका जितना वेट होता है तकरीबन उतना वेट होता है इनका, वो भी शायद ज़्यादा ही होगा, 2 ग्राम उतना वेट होता है इनका। तो आप सोच लीजिए कि ये होते कितने छोटे होंगे, है ना। अगर वेट इतना कम है तो साइज़ भी तो छोटी होगी ना। अब कोई बहुत बड़ी भारी भरकम चीज़ की, बड़ा सारी चीज़ का कोई वेट तो इतना कम हो नहीं सकता, तो ये होते भी छोटू से हैं और उनका वेट भी बहुत कम होता है, राइट। अब जब हम इनकी हाइट की बात कर लेते हैं तो हाइट आप मान लीजिए इनकी इत्तू से होती है, इत्तू से 1.4 इंच, तकरीबन 1.4 इंच। सो दिस इज देयर हाइट, ऑलराइट। So now, even after distinguishing animal from animal creatures, from living creatures like microorganisms, the question of the smallest is a complicated one. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड वन है, ये तो हम समझ गए। ये भी हम समझ गए कि भाई इसमें 2 नाम कौन से आए, पिग्मी श्रू का और बैट का। बैट भी कौन सा, बम्बल बी बैट का, ठीक है। पर अपन और भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अपन एम्फीबियन में डिस्कस कर लेंगे और अपन एक और ऐसा प्राणी डिस्कस कर लेंगे जिसका ये 1.4 इंच तो ठीक है, एक ऐसे प्राणी के बारे में भी अपन बात कर लेंगे स्मॉलेस्ट में, जो कि इंच का 5000th पार्ट ऑफ इंच उसका वो रहता है, साइज रहता है। कैन यू बीट दैट? नाउ इसमें जब हम बात करते हैं स्मॉलर स्टिल आर द टॉप रैंकिंग रेप्टाइल। एक रेप्टाइल है जिसका जो 0.6 इंच लॉन्ग रहता है, बस ये, ठीक है।
मतलब 1.5 इंच तो बहुत लंबा हो गया भाई साहब, 0.6 इंच इसकी वो रहती है, और इसको क्या बोलते हैं, ड्वार्फ गेको। ठीक है, इसके अलावा जब हम फिश की बात करते हैं तो एक फिश है जो कि 0.31 इंच लॉन्ग होती है। ठीक है, और इसका नाम होता है पेडियोसाइप्रस प्रोजेनेटिका सिप्रोनिट फिश। ठीक है, जो कि इंडोनेशिया में पाई जाती है। एक ही पर्टिकुलर इसका प्लेस है नेटिव जहाँ पे पाई जाती है। और अगर हम एम्फीबियन की बात करते हैं तो एम्फीबियन जो है वो बिल्कुल 0.3 इंच एक एम्फीबियन होता है जिसका नाम होता है पीडियोफ्राइन एम्यूनेंसिस। ठीक है, और ये जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, न्यू गिनी में। आ गया समझ में, ये हो गए सबसे टाइनिएस्ट मैमल भी समझ लिया हमने, और टाइनिएस्ट स्मॉलेस्ट एनिमल्स जो कि एनिमल किंगडम में है। तो इसमें हमने एक रेप्टाइल भी समझ लिया, इसमें हमने एक फिश भी समझ ली, और इसमें हमने क्या समझ लिया, इसमें हमने एक एम्फीबियन भी समझ लिया। पर जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम एक और प्राणी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंच का 5000th पार्ट है। The latter is in fact the smallest known vertebrate living today। और ये जो है ना लास्ट वाला जो है, ये एम्फीबियन जो है, ये सबसे छोटा वर्टिब्रेट भी माना जाता है दुनिया में। ठीक है, ये सबसे छोटा वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट का तो फंडा क्लियर है। वर्टिब्रेट जो वो जिनमें प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट वो जिनमें वर्टिब्रल कॉलम्स नहीं होते। ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीज़ आ जाती है। इनवर्टिब्रेट्स में तो फिर बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं, लेकिन वर्टिब्रेट्स जो है ये सबसे छोटा वर्टिब्रेट है, एम्फीबियन जो है। ठीक है, बट टावरिंग ओवर as under as case may be, the lord of them is a fairy fly। एक पैरासिटिक वैस्प होता है जिसको बोलते हैं फेरी फ्लाई। ठीक है, ये पैरासिटिक वैस्प जो होता है ना, ये वो वैस्प है जिसकी जो साइज है वो बेसिकली 1 इंच का 5000th पार्ट है। ओके, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी छोटी सी होनी चाहिए। प्रॉब्ली पता नहीं एक इतनी सी, आई डोंट नो, आई कांट इवन इमेजिन 1 इंच का 5000th पार्ट क्या होगा, आई डोंट नो। खैर, अब आ गया क्लियर। इसी को देखने कितना क्यूट सा लग रहा है ये, दिस इज लुकिंग वेरी क्यूट इजंट इट, कितना छोटू सा है। वैसे एक चीज़ होती है ना, स्मॉलेस्ट चीज़ें जो होती हैं, जो सबसे छोटी होती हैं, टाइनिएस्ट होती हैं, वो दिखती बड़ी क्यूट है, उनकी शक्ल कैसी भी हो लगती वो क्यूट है। लेकिन वही चीज़ अगर कोई बहुत बड़ी मैमथ की साइज़ में आ जाए तो उसकी शक्ल कितनी भी क्यूट हो, दिखता बड़ा भयानक सा है, डोमिनेटिंग सा है ना, इंटिमिडेटिंग सा। ये साइज़ का फ़र्क तो पड़ता है यार बॉस। साइज़ का फ़र्क वैसे इंसानों में भी पड़ता है क्या? जिनकी हाइट लंबी होती है वो इंटिमिडेटिंग लगते हैं, जिनकी हाइट कम होती है वो थोड़े से पिटीट से, अच्छे से, भले से लगते हैं। पता नहीं, ये तो पर्सनल हो सकता है। लेकिन अब अपन बात कर लेते हैं, चलिए अब लार्जेस्ट एनिमल की। लार्जेस्ट एनिमल मतलब क्या? सबसे बड़ा। सुपरलेटिव है ना, तो ऐसे ही चलेंगे, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट। ठीक है, अब ये जो प्राणी है ये तो आपको देख के समझ में आएंगे होंगे कौन है। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें तो कोई कंटेस्ट है ही नहीं, इसके बारे में तो, इनके बारे में कोई भी कंटेस्ट नहीं होता। इनके बारे में सबको पता है कि भाई ये जो है ये लार्जेस्ट प्राणी है दुनिया में। ठीक है, और विद एन एवरेज लेंथ ऑफ ऑलमोस्ट 85 फीट, और जिसकी बात करते हैं कि 85 फीट। और जब इनका वेट की बात होती है ना तो 200 टन अपन यहाँ पे लिख ज़रूर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी इंडिविजुअल ने किसी भी ज़माने में, किसी भी दौरे वक्त में, है ना, दुनिया की किसी भी तारीख़ में, ये थोड़ा सा उर्दू का आज मुझे शौक़ है क्योंकि मुझे एक और वीडियो बनाना है जिसमें मुझे थोड़ा इस तरह की कुछ पोइट्री बोलनी है, तो दैट इज़ वाई। खैर, तो किसी भी टाइम पीरियड में, किसी भी टाइम फेज में इनको पूरी तरह से वे किया ही नहीं है। कैसे वे करेंगे? इनको निकालेगा कौन बाहर? इनको बाहर निकाल के वे करना, तो इनको एज अ होल कभी वे नहीं किया गया है। जो लोग बोलते भी हैं वो एम ही बोलते हैं। ठीक है, जो एनवायरमेंटलिस्ट, मरीन लोग बोलते हैं कि भाई द ब्लू व्हेल अराउंड वेज अराउंड सो एंड सो किलोज एंड सो टन, वो भी अंदाजे से बोलते हैं। इनको पूरी तरह सच्चाई है कि अभी तक कभी वे नहीं किया गया है, किसी इंडिविजुअल ने तो कम से कम नहीं किया है। ठीक है, और तकरीबन, लेकिन आप इनका एवरेज वेट कह सकते हैं कि 210 टन होता है। मतलब तकरीबन एक मोटे मोटे तौर पे 300 टन के बीच में आप मान सकते हैं, 200 टन से 300 टन। 300 टन, नाउ कैन यू इमेजिन, 1 टन मतलब कितना? 100 किलो। 300 टन मतलब कितने? यस, दिस मच। तो जाहिर सी बात है कि इनको निकाल के किसी ने वेट नहीं किया है। लेकिन आपको मालूम है, ब्लू व्हेल की जब हम बात करते हैं, एनी अदर नोन स्पीशीज एक्सटैंक्ट और एक्सटिंक्ट एंड दैट इंक्लूड डायनासोर इन द हेवीवेट चैंपियनशिप, ये कहा जाता है
पहले लोगों का कहना था, जब स्टडी हो रही थी जुरासिक पार्क की, या जब हम बात करते हैं क्रिस्टेशियन एरा की बात हो रही थी, या कैम्ब्रियन पीरियड की बात हो रही थी, तो लोगों को ये लगता था कि भाई ब्लू व्हेल आज के ज़माने में सबसे बड़ी जीव है, सबसे बड़ा प्राणी है अर्थ पे, ठीक है, प्लैनेट अर्थ पे। पहले तो डायनासोर रहे होंगे ना, पहले तो वो मैमथ रहे होंगे, पहले तो और भी प्राणी रहे होंगे, कितनी बड़े बड़े से जीव दिखते हैं, कितने बड़े बड़े से फॉसिल हमको नज़र आते हैं और हम सोचते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब इसके ऊपर स्टडी किया गया तो ये बात पूरी तरह से प्रूव हो गई है कि ये ब्लू व्हेल ना सिर्फ आज के टाइम में, ना सिर्फ आज के युग में सबसे बड़ा प्राणी है, लार्जेस्ट एनिमल है, ये था, है और रहेगा अपन कह नहीं सकते, बट था, है और लाइकली रहेगा, ठीक है। मतलब डायनासोर वगैरह भी जो थे इससे बहुत कम थे साइज में, ये तब भी दुनिया में हमेशा से हर एरा में, चाहे आप प्रेजेंट एनिमल्स की बात कर लें, चाहे आप एक्सटिंक्ट एनिमल्स की बात कर लें, ये सबसे बड़ा प्राणी ही है। द लार्जेस्ट living thing on earth is blue whale. It has been blue whale and it will likely be so. Okay? अब इसके बारे में और चीजें पढ़ लेते हैं अपन। While the blue whale may have sheer mass down pat, the record for the head to tail length belong to another creature. अब एक और चीज आ जाती है कि बहुत जिसकी हम बात करते हैं कि बहुत मास की जब हम बात करते हैं, लेंथ उसकी बात करते हैं, तो लार्जेस्ट हर तरह से, लार्जेस्ट सिर्फ लेंथ में नहीं बोला जाता है ना। अगर लेंथ की बात कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ लेंथीएस्ट बोलते हैं, हम लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं जिसमें लेंथ और मास दोनों आ जाता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लार्जेस्ट और सबसे बड़े में, लेंथीएस्ट में डिफरेंस होता है, राइट। तो ये दोनों है, ये दोनों चीज़ों को जब आप साथ में ले आते हैं तब वो लार्जेस्ट बन जाएगा, लेंथ भी और मास भी, ऑलराइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ लेंथ की, अगर हम मास को हटा दिया जाए, तो अगर हम शेयर मास का पार्ट हटा दिया जाए तो सिर्फ लेंथ की अगर बात करते हैं, लंबाई की, तो एक और क्रीचर है जिसको अगर हेड टू टेल नापा जाए तो वो ब्लू व्हेल को मात दे सकती है, ठीक है। लार्जेस्ट में नहीं, लेंथीएस्ट में मात दे सकती है। और वो कौन सी है? वो एक तरह का वर्म है, एक तरह का वर्म है जिसका नाम है बूटलेस वर्म, ठीक है। ये जो बूटलेस वर्म है ये एक स्पीशीज है रिबन वर्म की, ठीक है, इस तरह की सीरीज। अब इस तरह से तो यार अपन अगर देखें ना, मतलब वही है कि अगर ऐसे तो अपन अपनी लेंथ में बात करेंगे तो ऐसे तो अपनी, अगर आप इंटेस्टाइन्स को ही देखेंगे तो कितनी लंबी होती है मालूम है ना आपको, राइट। बट अभी हम बात करने वाले हैं इस वर्म की जिसकी लेंथ लंबी है। अगेन दिस इज नॉट द लार्जेस्ट, डोंट कंफ्यूज इट विद दैट, इट इज द लेंथीएस्ट, ठीक है। प्राइमरली अराउंड द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूरोपियन कंट्रीज नेबरिंग द नॉर्थ सी कैन रीच 190 फीट इन लेंथ, येट रेयरली एक्सीड अ फ्यू इंच इन विड्थ, ठीक है। तो इसकी अगर आप बात करते हैं कहाँ पाया जाता है, प्राइमरली यूरोपियन कंट्रीज में पाया जाता है। और ये रिबन वर्म जो है इसकी जो लेंथ है, अगर आप हेड टू टेल, अगर आप हेड टू टो जिसको बोलते हैं नापेंगे, तो तकरीबन कितनी होती है, 190 फीट के आसपास, ठीक है, 190 फीट के आसपास होती है। जबकि इसकी जो विड्थ है वो बहुत कम होती है, हार्डली फ्यू इंचेस। तो आप इसको देख पा रहे हैं ना, तो ये लेंथ में बहुत लंबा है लेकिन लार्जेस्ट नहीं है। दिस इज द लॉन्गेस्ट एनिमल, गॉट इट, ओके। अब अपन बात कर लेते हैं लाउडेस्ट एनिमल की। लाउडेस्ट मतलब जो सबसे तेज जिसका साउंड होता है, डेसिबल में साउंड काउंट करते हैं हम, है ना। ह्यूमन ईयर्स कितने डेसिबल में सुन सकते हैं पता है आपको? एग्जैक्टली तो ये हम डेसिबल की जब बात करते हैं कि जब हम साउंड डेसिबल में सुनते हैं, तो अभी हम उसकी बात करने वाले हैं कि कौन सा एनिमल है जिसकी जो साउंड जो निकालता है, जो साउंड वो करता है, वो सबसे लाउडेस्ट हो। तो हम बात करने वाले हैं ब्लू व्हेल में होल्ड येट अनदर रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू वोकल साउंड, emitting a holler that record 188 decibel. 188 decibels, yes, 188 decibels, 2/3 louder than the average jet engine. जेट इंजन की आवाज़ सुनी है आपने? जेट इंजन की अगर आप आवाज़ सुन रहे हैं तो उससे 2, 2.5, 3 गुना ज़्यादा आवाज़ जो है वो कौन निकालती है? ब्लू व्हेल निकालती है उसकी वोकल कॉर्ड से, राइट। बट दिस माइट नॉट इन फैक्ट द लाउडेस्ट नॉइज क्रिएटेड ऑर्गेनिकली बाय द मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम, पर स्टिल ये सबसे लाउडेस्ट वॉइस नहीं है। ऐसे तो बैट की भी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, मालूम है आपको? बैट की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि
एक ह्यूमन, एवरेज ह्यूमन जो है वो अपने नॉर्मल कानों से नहीं सुन पाता, हमारी डेसिबल से बहुत ऊपर होती है। मेरे ख्याल से ह्यूमंस 120 डेसिबल, आपको मालूम है ना, 120 डेसिबल तक का साउंड हम सुन पाते हैं, उससे बहुत ऊपर होती है। फॉर दिस अचीवमेंट वी लुक टू द क्रीचर मच स्मॉलर देन द ब्लू व्हेल, द टाइगर pistol shrimp, which by snapping its claw can produce a sharp click that projects a more than 200 decibel sound. 200 decibel is not even the deafening sound. It is the sound that we possibly can't even hear. हम सुन ही नहीं सकते, हमारी सुनने की मतलब ये इसका एक साउंड जो है ये 200 डेसिबल, इसको ये भी कहा जाता है कि जब वो स्पर्म वेल की जो क्लिक होती है वो भी तकरीबन कहा जाता है 180 से 200 डेसिबल के आसपास होती है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट, है ना, काफ़ी ज़्यादा होती है उसकी भी। लेकिन क्योंकि हम अभी ब्लू वेल की अगर पानी में जब हम बात करें तो हाईएस्ट की बात करें तो हमने इसलिए ब्लू वेल यहाँ लिखा है क्योंकि उसकी 188 मानी जाती है। उसकी अप्रॉक्सीमेटली स्पर्म वेल की क्लिक मानी जाती है अप्रॉक्सीमेटली 180 to 200, ठीक है। अगर 200 है ये मतलब एक आकलन है, अगर 200 है तो फिर ये इसको बीट कर रही है, ठीक है। फिर ये हाईएस्ट साउंड हो जाएगी फ्रीक्वेंसी में लाउडेस्ट एनिमल की, अगर हम उसमें ओशन में बात कर रहे हैं तो, ठीक है। पर क्रीचर इज मच देन ब्लू व्हेल, जिसकी क्लॉ की हमने बात बताया, शार्प क्लिक जो है प्रोजेक्ट 200 डेसिबल्स। जैसे मैंने कहा कि ह्यूमंस की जब हम बात करते हैं तो 120 मैक्सिमम 130 140 डेसिबल है, इससे ज़्यादा ऊपर हम सुन ही नहीं सकते। हालांकि इस पर भी एक अब नया जो आया है उनका ये कहना है कि कही जा रही है कि सुन तो सकते हैं, शायद सुन भी लें हम 150 डेसिबल के आसपास की आवाज़ हम सुन भी लें, लेकिन हमें सुननी चाहिए नहीं वो, ठीक है क्योंकि वो होगी डेफनिंग, और डेफनिंग मीन्स लिटरली डेफनिंग। आपको मालूम है अ साउंड कैन किल, दिस इज अ फैक्ट, अ साउंड कैन एक्चुअली किल, ये बोला गया है। आप किसी भी ENT से जाके पूछिएगा कि क्या ये बात सच है, अ साउंड कैन किल, दिस इज अ ट्रू फैक्ट। कि अगर आप बात करते हैं एक जो साउंड है जो इतने हाई डेसिबल पे अगर आप साउंड सुनने की कोशिश करेंगे तो यू शुड नॉट इवन ट्राई फॉर दैट, इवन यू कांट हियर दैट, नेचर ने आपको ऐसे बनाया है। क्योंकि आपका जो नॉक होती है ना, कान के पर्दे पे पर्दा होता है जिसको आपने सुना होगा ना, एयर ड्रम, उसमें नॉक होती है, जितना ज़्यादा साउंड होगा उतनी हैवी वो नॉक होगी। तो जितनी हैवी वो नॉक होगी, अगर आप उसकी बात करते हैं कि इतना ज़्यादा डेफनिंग साउंड है तो जाहिर सी बात है उसकी नॉक कितनी होगी, तो आपके कान के पर्दे में छेद कर देगी, कान के पर्दे में छेद कर देगी। कान के पर्दे में छेद होगा, उसके बाद आपके इंटरनल ऑर्गन्स को हिट करेगी, वो इंटरनल ऑर्गन्स को हिट करेगी टू एन एक्सटेंट कि सीधे सीधे कान का पर्दा जहाँ कहाँ से जुड़ा होता है आपके ब्रेन से, सीधे मालूम है आपको कि ये इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन, यू विल एक्चुअली एंड अप गेटिंग अनकॉन्शियस एंड फाइनली मे एंड अप इवन डाइंग। सो ये समझ गए आप कि साउंड कितना खतरनाक, उसके दैट साउंड कैन इवन किल अ पर्सन, राइट। और आपने सुपरसोनिक्स वगैरह का सुना होगा ना, सुपरसोनिक साउंड्स एंड स्टफ लाइक दैट, यस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लाउडेस्ट एनिमल्स, उनकी सुनने की क्षमता हमसे बेहतर होती है। नाउ लेट्स कम एंड टॉक अबाउट द एनिमल विद द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। अब इसमें आप कहेंगे कि सबसे कॉमन और सबसे ऑब्वियस नाम जो है वो तो हमको मालूम है, हमें मालूम है टोर्टोइस का, ये टर्टल का। हमने चार्ल्स डार्विन के टर्टल के बारे में पढ़ा हुआ है। आपको क्या पता, आपको क्या लगता है हमको पता नहीं है? ऑफ कोर्स हमको पता है, लेकिन यहाँ पे भी कहानी में ट्विस्ट है, फिर लेते हैं कैसे। Turtle and tortoise have the reputation for long, healthy living, and indeed one particular tortoise might be the longest living land animal in known history. बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं अद्वैता की, एंड हम बात करते हैं एल्डेब्रा जायंट टोर्टोइस की, जो कि इंडिया के अलीपुर जू में रखा गया था। कब तक? उसकी 2006 में उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और ये कहा जाता है कि भैया ये तकरीबन था 250 साल पुराना, मतलब इसने सब देखा था, इसने अंग्रेज़ों का युग भी देखा था, इसने बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि वो ट्रेडिंग टाइम भी देखा था, इसने आखिरी मुगल को भी शायद देखा होगा। इतने पुराने टाइम से ये बेचारा जी रहा था, है ना। ये पुराना आखिरी मुगल देखा होगा क्या? आखिरी मुगल 250 साल, हाँ मतलब चलिए, मतलब समझ गए ना आप मोटा मोटा कि व्हाट आई मीन टू से इज़ कि भाई ये इतने सालों से एग्जिस्ट कर रहा था दुनिया में, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं 1700 में, हाँ देखा था, आखिरी मुगल बिल्कुल देखा था भाई, आखिरी मुगल देखा था, 1700 की बात हो रही है, ठीक है। दैट पुट्स इन बर्थ इन द मिडल ऑफ 1700 की बात हो रही है, तो इन्होंने बिल्कुल मुगल डायनेस्टी भी देखी हुई है, ओके। अब हम इनकी बात कर लेते हैं कि ये बट वंस मोर वी फाइंड द रियली बिग विनर हिडन बीनीथ द सी। लेकिन सबसे बड़ा जो प्राणी है, फिर भी ये अर्थ पे तो हमने मान लिया इसका,
ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्राणी है जिसकी हम बात करते हैं ज़मीन के अंदर नहीं है वो है कहाँ पे, सी में। अगेन जितनी सारी ये मिस्ट्रीज निकल के आती है ना, आपको लगेगा सब कुछ ओशन और पानी के अंदर से निकल के आती है, बिल्कुल सही बात है। ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग बीइंग जो है ना, वो इसका जो रिकॉर्ड है कितना, 250 साल का रिकॉर्ड, उससे भी ज़्यादा है। और ये 250 भी अप्रॉक्सीमेट है, हाँ, कभी मिड 1700 में पैदा हुआ था ये, तो एक ये अप्रॉक्सीमेट नंबर है, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोगों ने देखा होगा वो तो कोई बचा नहीं होगा ना, क्योंकि इंसानों का तो लाइफ स्पैन इतना लंबा है नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसलिए अप्रोक्सीमेशन में कहा जाता है कि भाई तब से है ये जीवित, ठीक है। और दूसरा इंडिविजुअल जो है वो एक मिंग है, जो कि बेसिकली एक स्क्वायर हॉक है, जहाँ क्लैम है, जो कि पानी के अंदर ओशन में रहता है, और ये 2006 में मरा, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी उम्र, जो आकलन किया गया इसकी उम्र का, तो ये समझ में आया भाई साहब कि इसकी उम्र तो मतलब इनसे डबल निकली, मतलब 507 साल से ये जिंदा थे 2006 में। और एक आप देखिए कितना वो है, आप कोइंसिडेंस कहिए कि दोनों ये जो जीव हैं ये दोनों ही 2006 में नहीं रहे, दोनों ही 2006 में ख़त्म हो गए, दोनों ही 2006 में इनका जो लाइफ स्पैन है वो एंड हो गया। लेकिन एक का 250 साल के बाद हुआ और एक का तकरीबन 507 साल बाद हुआ। आपको मालूम है लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? ऑफ कोर्स यू नो दैट, राइट। एंड इसके साथ एक और चीज़ आ जाती है कि लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन का रिकॉर्ड तो है इनके ऊपर साथ, लेकिन आपको एक और बात पता चल जाती है कि जाहिर सी बात है कि इनकी स्पीशी की जो एज है वो एज स्पैन ही लंबा होगा, है ना। अब क्योंकि ये जो एज है भाई, ये इतने लंबे टाइम तक रह भी इसलिए पाया ना, लाइफ स्पैन इसका इतना लंबा हो भी इसलिए पाया क्योंकि इसका जनरली लाइफ स्पैन लंबा होता होगा। अब आप कोई इंसान तो नहीं 500 साल तक जी सकता, या कोई इंसान हमारे जैसा इंसान तो नहीं 250 साल जी सकता। हमारी लाइफ स्पैन एक एवरेज लाइफ स्पैन है, इनकी एवरेज लाइफ स्पैन से ही ज़्यादा जिए, लेकिन इनकी एवरेज लाइफ स्पैन भी लंबी है, राइट। ओके, नाउ लेट्स कम टू दूसरी एक और चीज़ की बात करते हैं। However, that's still nothing in compared to its fellow sea dweller, Antarctic sponge. Some of these beings are thought to have been around for 1500 years. अब ये स्पंजेस की बात तो यार बॉस छोड़ देते हैं अपन, है ना। स्पंजेस जो है ना वो सबसे पहले उत्पत्ति होने वाले जीव भी वही थे, है ना। दुनिया में जिस पे हम बात करते हैं कि जब क्रीचर्स लाइफ स्टार्ट हुई तब हम स्पंजेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई वो भी यही थे। और कहा जाता है कि इनका जो सबसे लंबा लाइफ स्पैन है वो भी इतना ही है। अब प्रॉब्लम ये है कि आधे लोग तो इनको देख के तो ये मानने को तैयार नहीं होते कि लिविंग बीइंग है ना। उनको लगता है कि ये तो कुछ ऐसी कुछ है ज़मीन पे जो लगा हुआ है, मतलब ओशन फ्लोर पे कुछ है। तो इनकी जो फोटोग्राफ भी जो आती हैं, जो छपती हैं, कोई इनको मानने को तैयार नहीं होता कि वो लिविंग बीइंग है ना। ऐसे लंबे से नॉर्मली ये दिखते हैं, तो इनको कोई मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन अगर आप इनकी लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो 1500 साल इनकी लाइफ स्पैन है, जो मानी जाती है एंटार्क्टिक स्पंज की, ठीक है। और ये क्लस्टर में है, ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पंज की लाइफ इतनी है, क्लस्टर में है और क्लस्टर में इनकी उम्र इतनी मानी जाती है। A question gets even more complicated when we consider one of the most fascinating phenomena in animal kingdom, the immortality of Pteroptosis। ये जो है ना, ये इमॉर्टल जेलीफिश कहलाती है। इसके बारे में भी मैंने आपको एक बार बताया था जब हमने पढ़ा था इसके बारे में, अगर आपको याद हो कि ये जो जेलीफिश है, ये जो पर्टिकुलर जेलीफिश है, इसका कॉमन नाम ही इमॉर्टल जेलीफिश है। इसलिए इमॉर्टल जेलीफिश है क्योंकि भाई साहब ये इतने समय से दुनिया में है कि लोगों को यही नहीं पता कि इसका लाइफ स्पैन होता कितना है। मतलब ऐसा लगता है कि जब से दुनिया पृथ्वी की शुरुआत हुई है ये तब भी थी, और जब तक शायद पृथ्वी रहेगी तब तक भी रहेंगी। मतलब इनका कोई और छोर नहीं पता इनके जीव का, इनके जीवन काल का, तो इसलिए इनको इमॉर्टल जेलीफिश कहा जाता है। तो नाउ यू गॉट दैट। आपको स्पंजेस के बारे में पता चल गया, आपको जेलीफिशेस के बारे में पता चल गया, और आपको इनके बारे में पता चल गया, मिंक के बारे में। तो वी नो कि जब हम लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं तो 4 में से 3 जो है वो तो पानी के अंदर है, एक जो है वो टॉर्टोइस है, और उसके बारे में तो हमको पता था। ओके, नाउ अब एक और बात कर लेते हैं अपन। अपॉन रीचिंग बायोलॉजिकल मेच्योरिटी, वन ऑफ दीज क्रीचर्स विल रिकंस्ट्रक्ट इट्स ओन मॉलिक्यूलर मेकअप टू रिवर्ट बैक टू द स्टेट ऑफ इन्फेंसी।
reliving its own lifespan once more from the start. The process happens over and over without any glimmer of organic termination, suggesting that the jellyfish in question is the only known animal that might actually never die. इसीलिए जैसे मैंने कहा ना कि immortal है ये, इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी और ये जब तक दुनिया शुरू हुई थी तब से है और जब दुनिया खत्म होगी तब तक रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक सेल्फ जनरेशन फिनोमिनन इसके अंदर काम करता है और वो सेल्फ जनरेशन फिनोमिनन वो है, ये लिखा हुआ है कि वो अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है। रिकंस्ट्रक्ट कैसे कर सकती है? वो मॉलिक्यूलर मेकअप जो है अपने उसको मॉलिक्यूलर मेकअप जो उसका मॉलिक्यूलर जो बाइंडिंग है जो बना हुआ है वो जैसे वो उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है और उसके कारण क्या होता है कि वो दोबारा फ्रॉम द पॉइंट 1 स्टार्ट कर सकती है। वो फिर से पूरा अपना लाइफ स्पैन जो है उसको वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर लेती है, फिर फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 100 आती है, फिर वो पॉइंट 100 पे आके फिर 1 पे चली जाती है, फिर 1 टू 100 आती है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमेशा चलता ही रहता है, इसमें निरंतर चलता है, इसमें कोई एंड नहीं है, कहीं पे कोई एंड या फुल स्टॉप नहीं है, कोई टर्मिनेशन नहीं है। टर्मिनेशन नहीं है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इससे सजेशन ये आ रहा है कि ये जेलीफिश इस वजह से मानी जाती है कि इमॉर्टल है भाई, इसको ये शायद ख़त्म कभी नहीं होगी क्योंकि अपने आप को वापस रीजनरेट करती जा रही है ना। जो चीज़ कभी पूरी तरह से टेक्निकली ख़त्म ही नहीं हो रही तो आप उसको एंड कैसे मानोगे? वो जैसे ही ख़त्म होने पे आती है वो वापस शुरू हो जाती है। तो वो उसका लाइफ स्किल चलता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है, करता जा रहा है, वो सर्कल में सर्कल चलता जा रहा है, इसलिए ये इमॉर्टल है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई ऐसा एनिमल है जो इमॉर्टल है तो आप उसमें इस पर बेधड़क आप इसका जेलीफिश का नाम बोल लीजिएगा कि आई नो दैट इज इमॉर्टल जेलीफिश। ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन की, है ना। लंबे की तो हमने बात कर ली, लंबे में तो हमने बहुत बात कर लिया, 250 साल, 507 साल, 1500 साल और क्या इमॉर्टल। लेकिन अब हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट की। इफ दोज आर serial numbers, imagine the other extreme, कि पूरा लाइफ स्पैन अगर किसी का सिर्फ एक दिन का हो, मात्र 24 घंटे, राइट। पूरा लाइफ स्पैन कि आपका जन्म भी हुआ, आप अपने पूरे स्टेजेस आपने क्रॉस की, इन्फेंसी आपकी, मतलब जिसको आप कहते हैं ना बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सब कुछ जो है वो एक दिन में ख़त्म हो गए। तो ऐसे भी प्राणी हैं और ऐसे प्राणी कौन है? ये फेट ऑफ मे फ्लाई। बहुत ट्रैजिक भी माना जाता है एंड परहैप्स अ लिटिल पोएटिक दो इट मे साउंड, इट मे बी। वैसे एक थोड़ी सी बात यह है कि इनकी जब ये एडल्ट हो जाते हैं ना तो एडल्ट होके जैसे मैंने कहा कि इनका पूरा लाइफ स्पैन जब आप बात करते हैं कि बिल्कुल बचपन, जवानी, बुढ़ापा, वो आप पैदा भी हो गए, मर भी गए, सब एक दिन में हो गया। पर ये थोड़ा सा मतलब पोएटिक बात है बोलने की, लेकिन अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम बात करते हैं ना तो आपको याद है हमने बात की थी, जैसे बटरफ्लाई की भी हमने बात की थी, तो हमने बात की थी कि 4 स्टेजेस में होता है इनका, जो भी आप बात करते हैं तो 4 स्टेजेस में इनका, इंसेक्ट्स का 4 स्टेजेस में इनका फॉर्मेशन होता है, 4 स्टेजेस होती हैं इनकी लाइफ में। मतलब एक वो होती है कैटरपिलर, फिर निम्फ, और वो सब आपने पढ़ा था ना, लार्वा, कैटरपिलर, निम्फ, इस तरह की चीज़ें। तो ये इसका आप कह सकते हैं एक तरह से कि जब ये एक्वेटिक है, पानी के अंदर जब तक रहता है, पानी के अंदर अगर है, जब ये लार्वा फॉर्म में है या निम्फ फॉर्म में है, तब तक आप तकरीबन इसको मान लीजिए कि साल भर तक रह लेगा, या साल भर तक है या 1 साल 1.5 साल तक भी रह लेगा। जब ये बाहर निकल के अपने पूरे फॉर्म में आता है, जिसको बोलते हैं ना एग्जैक्टली अपने पूरे रूप में आता है, अपने पूरी ग्रोथ पे आता है, एडल्ट फॉर्म में आता है, तब इसकी जो लाइफ स्पैन है मात्र 1 दिन की होती है। ठीक है, कुछ चीज़ हम मेटाफोरिकली बोल देते हैं, हर चीज़ बिल्कुल सीरियसली दिल पे लेने की नहीं होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कोई ऐसे एनिमल की जो कि सबसे ज़्यादा सोता है। ठीक है, मोस्ट एंड द लीस्ट दोनों की बात कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा सोता है उसकी भी और जो सबसे कम सोता है उसकी भी। अब इसमें तो बहुत सारे एनिमल्स आ सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो आना भी चाहेंगे, है ना, जिनको बहुत अच्छी नींद मिले। तो अपन बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा सोने वाला प्राणी कौन होता है। सबसे सोने वाला प्राणी जो होता है वो होता है, दिस ऑलरेडी वेरी लिटिल कॉमन ग्राउंड बिटवीन द कोआला एंड द शार्क बिफोर यू थ्रो स्लीपिंग पैटर्न इनटू इक्वेशन। अब आप इमेजिन कीजिए एक कोला, गोल मटोल सा, क्यूट सा, प्यारा सा कोला जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और एक बड़ी सी भारी भरकम सी शार्क जो कि वर्ल्ड ओशंस में पाई जाती है। इन दोनों के बीच में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कॉमन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? पता है आप क्या कॉमन है? नहीं समझ में आएगा ना। हाँ, तो इनके बीच में अगर आप कॉमन फैक्टर ढूंढना चाहते हैं तो आप इनका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो बीच में ले आइए। ठीक है, अब जब हम ये बात करते हैं तो ये मार्सिपुल जो है, जो जिनको हम कोला बोलते हैं, हम 24 घंटे का हमारा दिन होता है ना। 24 घंटे का जो हमारा दिन होता है उसमें से 22 घंटे जो हैं ये सोते रहते हैं।
22 घंटे दिन के ये सोते हैं, मतलब तकरीबन ऑन एन एवरेज, मतलब आप सोच लीजिए सिर्फ 2 घंटे का इनको टाइम मिलता है जिसमें ये जागते हैं, उसमें भी ये लेज़ी से ऐसे 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 होते रहते हैं। बाकी 22 घंटे अपने डॉर्मेंट स्टेट पे होते हैं, ऐसे लटक के ये बढ़िया से, देखिए कैसे सो रहे हैं वो लेट के, बढ़िया है ना, पेड़ के ऊपर चढ़ के बढ़िया से वो सोते रहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह जब हम बात करते हैं शार्क्स की, तो शार्क जो होती हैं वो कभी नहीं सोती हैं। ठीक है, शार्क्स कभी नहीं सोती हैं। इट सिंपली फॉलोज स्लो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज फॉर द ओकेजनल रेस्ट। वो क्या करती हैं कि अगर आप इनके स्लीपिंग पैटर्न की बात करेंगे तो एक एंड पे ये है, एक एंड पे ये है, ये जो है दिन के 22 घंटे सोते हैं, और ये जो है ये कभी नहीं सोती हैं। बायोलॉजिकली मतलब कैसे नहीं सोती हैं? बायोलॉजिकली ऐसे नहीं सोती हैं कि बायोलॉजिकली अपना जो प्रोसेस है, इनकी जो वर्किंग है बॉडी की, बायोलॉजिकल जो इनकी क्लॉक है, या जो भी आप इनकी वर्किंग आप मानेंगे, उसकी एक्टिविटी को वो ये स्लो डाउन कर लेती हैं, रिटार्ड कर लेती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इनको ओकेजनल रेस्ट मिल जाता है। पर ये कायदे से, जिसको आप बोलते हैं सोने जैसा सोना, वैसे नहीं सोती हैं। ठीक है, फेलो गो गेटर्स इंक्लूड द जिराफ एंड द एलिफेंट, which only sleeps about 4 hours at night. The latter can actually take quick power naps while standing upright. ठीक है, मतलब शार्क्स क्या करती हैं, वो टेक्निकली कभी भी नहीं सोती हैं, जैसे मैंने कहा। वो क्या करती हैं, वो सिर्फ अपना बॉडी का जो उनका जो वर्किंग है, मैकेनिज्म है, उसको रिटार्ड कर लेती हैं, स्लो कर लेती हैं। तो उनको बेसिकली सोने की ऐसा सच ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको जो बॉडी को, उनकी जो रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो उसी से हो जाती है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं जिराफ की, या आपको मालूम है जैसे कि हाथी की। तो जिराफ भी तकरीबन 4 घंटे सोता है, और हाथी जो है वो खड़े खड़े पावर नैप लेता है ना। पावर नैप जो है वो हाथी लेता है। इनफैक्ट घोड़ा भी बहुत ज़्यादा नहीं सोता है। घोड़ा भी जो है बहुत जिसको कहते हैं ना, बहुत ही विजिलेंट जानवर है, वो भी ज़्यादा नहीं सोता है, वो भी खड़े खड़े सोता है। ठीक है, तो ये अपन को पता चल गया। इसके अलावा जब हम बात कर लेते हैं आई साइट की, कि बेस्ट आई साइट किस जानवर की होती है, हमारी तो बिल्कुल नहीं होती। हमारी तो, हम इंसान तो कहीं आती नहीं इसमें, मतलब तभी हम अपने आप को ना एक्चुअली समझते हैं कि हम बड़े सुपीरियर हैं, क्योंकि हम किसी भी लिस्ट पे फीचर नहीं करते हैं इनकी। ठीक है, और जब हम बात करते हैं बेस्ट आई साइट की, तो बेस्ट आई साइट होती है जब हम बात करते हैं क्लैरिटी ऑफ विजन ओवर द डिस्टेंस, है ना। ठीक है, फ्यू कैन बीट द बॉल्ड ईगल। बॉल्ड ईगल हमें मालूम है कि इसका विजन बहुत सही होता है, ये तो हमें मालूम है ना, इसके बारे में तो हमने स्टडी किया है। ईगल का विजन इतना सही होता है कि जैसे कहते हैं कि अगर ऊपर से उड़ रही है ईगल, और अगर नीचे रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान पे अगर कोई चींटी चल रही होगी तो चींटी भी उसको नजर आती है, ये कहा जाता है ईगल्स के बारे में। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अब आईसाइट की बात करते हैं, क्योंकि बर्ड्स ऑफ प्रे है ना, तो बर्ड्स ऑफ प्रे उनका विजन बहुत अच्छा होता है। उनकी आईसाइट कम से कम, जब हम बात करते हैं हम इंसानों से, तो इंसानों की तुलना में तकरीबन ये मानी जाती है कि 8 से 10 गुना ज़्यादा उनकी आईसाइट हमसे बेहतर होती है। लेकिन फिर भी वो अपने आप में सबसे हाईएस्ट रंग में नहीं आते। उनसे ऊपर कौन से आते हैं? आउल रैंक्स हाई व्हेन इट कम्स टू नाइट विजन। रात की अगर हम बात करें तो आउल्स जो है, उल्लू की नज़र, जिसको हम बोलते हैं ना, उल्लू जैसे रात में बैठा रहता है, उल्लू जैसे रात में देखता रहता है। उल्लू का जो नाइट विजन है ना बॉस, वो इतना सटीक, इतना सही है कि आप ये कह सकते हैं कि मतलब वो किसी भी, आप इसका बात कर सकते हैं कि मतलब वो दूर दराज में भी अगर उल्लू बैठा हुआ है ना, तो उसको बहुत दूर तक का भी दिख रहा होगा, ये माना जाता है। ठीक है, इसके लिए कुछ इसमें से और भी नाम आ जाते हैं, कुछ प्राइमेट्स भी आ जाते हैं इसमें से। फिर हम बात कर लेते हैं कि जिनके बहुत ट्रेमेंडस होते हैं, टार्सियर्स भी आ जाते हैं, जिनकी बहुत आई साइट बढ़िया होती है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं सबसे कमांड जो कलर के ऊपर होता है, कि मतलब कलर, ठीक है, आई साइट तो विजन तो ठीक है कि वो चीज़ बैठी हुई आपको दिखाई देगी, दैट इज ओके, पर आपको उसके कमांड, मतलब आपको बिल्कुल वो वैसी ही दिखाई दे जैसी वो है, मतलब बिल्कुल उसका जो कलर स्कीम है आपको वही दिखाई दे, हर चीज़ आपको वैसी नजर आए, वो एनिमल जो है बाकी सबको अगर वो करता है तो वो होता है श्रिम्प, मैंटिस श्रिम्प। ठीक है, मैंटिस श्रिम्प जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो कलर्स इतने सटीक देख पाता है जैसे हम इंसानों की जो आंखें, हाँ इस मामले में हम अच्छे हैं, हमारी आंखें जो है ना, हमारी जो आंखें हैं वो बेसिकली बहुत सारे कलर्स को पहचान सकती हैं। उसी तरह मैंटिस श्रिम्प भी बहुत सारे कलर्स को पहचान सकता है। तो कलर्स का जो रिकग्निशन होता है वो मैंटिस श्रिम्प का सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं ह्यूमन आई की, तो हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटो रिसेप्टर्स की, है ना, जो कि डिजाइन की जाती है रीडिंग कलर्स ऑल फॉलोइंग इन द अम्ब्रेला टर्म्स कोन्स में। ठीक है, अब जबकि ह्यूमन आईज की हम बात करते हैं, कोन्स कम टू 3 टाइप्स, दोस टर्न इनटू रेड, ब्लू एंड ग्रीन वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ की हमें मालूम है कि हम 3 वेवलेंथ हम जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ। द मैंटिस श्रिम्प, इसके पास 12 से 16 फोटो रिसेप्टर्स है। हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 3 है।
हमारे पास मात्र 3 है और हमारी आई साइट और वी बोस्ट अबाउट हैविंग सच गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर्स एंड रिकग्निशन ऑफ कलर्स, बिकॉज कलर ब्लाइंडनेस हमारे में एक बीमारी मानी जाती है। तीन फोटो रिसेप्टर्स हैं हमारे पास। इस प्राणी के पास 12 से 16 डिफरेंट तरह के फोटो रिसेप्टर्स हैं। तो आप सोचिए कितने गुना बेटर इसकी आई साइट भी होगी और कितना बेटर इसका कलर रिकग्निशन सेंस भी होगा। और ये अलाउ करता है इसको कलर्स देखने को जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम अपनी वाइडेस्ट इमेजिनेशन में भी जो चीज़ नहीं सोच सकते वो इसको दिखाई देती है। ये खुद भी कलरफुल प्राणी है और इसको जो कलर्स दिखाई देते हैं वो दुनिया में किसी भी और जीव को दिखाई नहीं देते। साइंटिस्ट बिलीव स्टिल हैव ट्रबल टेलिंग दीज कलर्स अपार्ट इन सर्टेन सिचुएशंस। हालांकि जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट का भी कहना है कि भाई कलर दिखाई देते होंगे ठीक है, लेकिन अब ये आकलन ही है। मतलब इसमें अब वो कोई श्रिम्प मैंटिस ने आके बताया तो नहीं हमको कि हमने ऐसे ऐसे कलर्स देखे जो तुमने नहीं देखे लाइफ में कभी। तो ये अभी फिलहाल आकलन है, लेकिन हाँ जो स्टडी की गई है उस हिसाब से ये है कि 12 से 16 फोटो रिसेप्टर्स होते हैं और हमसे कई गुना ज़्यादा होते हैं, 4-5 गुना ज़्यादा हमसे रिसेप्टर्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो इनकी क्लैरिटी होगी कलर्स को देखने की या इनके विजन की वो हमसे बहुत 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 बेटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस्ट हेयरिंग। सबसे बढ़िया हेयरिंग किस जानवर की होती है, या किस एनिमल किंगडम के किस प्राणी की होती है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे नाम आ जाएंगे। हम इसमें फीचर नहीं होते क्योंकि हमारी तो 120, 130, 140 डेसिबल मैक्सिमम। इनकी हम बात कर लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा से सुन पाते हैं। एज द कॉमन मॉथ हैज़ द रेपुटेशन फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली ऑब्सेस्ड विद ब्राइट लाइट, often to the point of its own demise. You guess that the insect eyesight is not important. It's more sophisticated sense. अब ये जो है ना, इसको जो बोला जाता है पतंगा। ठीक है, पतंगा या बड़े पोइटिक लैंग्वेज में आप इसको परवाना भी बोलते हैं ना। क्षमा कहे परवाने से दूर चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आना। तो ये बेसिकली वो पतंगा है। ठीक है, परवाना है ये। तो इसकी बेसिकली क्या है कि अपने जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है तो जाहिर सी बात है कि इसके आई साइट में कुछ इशू है, इसका वो सेंस तो ज़्यादा डेवलप नहीं दिखता। तो अब ये बात हो जाती है, इनफैक्ट द ग्रेटर वैक्स मॉथ रियल क्लेम टू फेम इज इट्स हेयरिंग। तो भाई साहब इनका बेटर क्या है, भगवान जो है कुछ ना कुछ तो बैलेंस करेगा। आई साइट इसको दी नहीं तो बेटर क्या दे दिया इसको, इसके कान। जो हेयरिंग है ना, इसकी ऑडिटरी जो स्किल्स हैं वो बहुत बेटर हैं इसकी। दो नॉट एन एक्सोटिक क्रिएचर बाय एनीवन्स मेजर, दिस पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ मॉथ ऑल्सो कॉल्ड एज हनीकॉम्ब मॉथ इज फाउंड थ्रू आउट नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। द ग्रेटर वैक्स मॉथ मैनेजेस अ रेयर फीट ऑफ ऑडिटरी prowess, catching a frequency at 300 kilohertz। इतनी भैया ये सुन लेता है, 300 kHz, मतलब इतना किलो हर्ट्ज पे आवाज़ सुन लेता है जो हम इमेजिनेशन भी नहीं। मतलब इमेजिनेशन इज अ लाइट वर्ड, इमेजिनेशन इज सच अ लाइट वर्ड। हम it just blows away your mind to even think about what is 300 kilohertz। ये वो सुन लेता है बेचारा। मतलब कुदरत ने हर एक शय को, जैसे कहते हैं ना, एक जैसे मैंने कहा कि आज मैं थोड़ा पोइट्री के मूड में हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ कि कुदरत ने हर शय को किसी ना किसी हुनर से नवाजा है ना। जिसमें कोई चीज़ कमी हो गई तो दूसरे में वो चीज़ बढ़ा दी। तो इसको उन्होंने आईसाइट इनकी वीक कर दी, दिखने में उतना सुंदर नहीं बनाया, लेकिन इसकी ऑडिटरी स्किल्स बेहतरीन दी हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं और भी स्टोरीज। अब हम बात कर लेते हैं जो बेस्ट स्मेल होती है। ठीक है, जो सबसे अच्छा स्मेल का सेंस किस एनिमल का होता है। हम नॉर्मली डॉग्स की बात करते हैं, है ना। सूंघने वाला जो कुत्ता होता है, हमें मालूम होता है कि वो पुलिस वाले भी रखते हैं और बाकी सारे भी रखते हैं, और वो स्निफिंग डॉग्स और वो गार्ड्स भी रखते हैं, और नाइट वॉचमैन भी जो होते हैं वो कुत्ते को रखते हैं। और कोई चोरी हो जाती है तो कुत्ते को वो करा जाता है, सुंघाया जाता है, और वो एकदम चोर को पकड़ लेता है और ट्रेटर्स को पकड़ लेता है। ये सब हमने सुना है। ठीक है, तो कुत्तों की नाक तो हमें मालूम है कि बहुत 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 सेंसिटिव होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं पोलर बेयर, डिलिशियस सी लायंस को स्मेल कर लेते हैं। पोलर बेयर्स अपने खाने की चीज़ वो पकड़ लेते हैं, बाकी वो ऐसे पकड़ के चोर चक्के नहीं पकड़ते। वो वहाँ पे जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे चोर चक्के होते भी नहीं है ना। साइबेरिया में कोई चोर चक्के नहीं मिल रहे हैं उनको, लेकिन वो सी लायंस को पकड़ लेते हैं बढ़िया। वो नाक से अपने सूंघ लेते हैं कि सी लायंस कहाँ आसपास है, उनका फेवरेट मील होता है, उनको वो बढ़िया जाके पकड़ लेते हैं। पर सबसे बढ़िया कौन सा होता है, अगर हम बात करते हैं सबसे 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 बढ़िया जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जिसकी द सेंस ऑफ स्मेल बेस्ट होती है, वो कौन सी होती है, वो कैंडिडेट जो है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो आप इमेजिन तो नहीं कर सकते, लेकिन आपने यहाँ देख लिया तो थोड़ी सी चीटिंग हो गई है। वो होते हैं ये अपने एलिफेंट्स, हाथी बाबा लोग। इनकी सेंस ऑफ स्मेल को तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। बहुत ही बढ़िया सेंस ऑफ स्मेल होती है इनकी, और इनकी याददाश्त भी बहुत अच्छी होती है। मालूम है आपको, तभी कहते हैं हाथी जैसी याददाश्त है उसकी। इनकी याददाश्त भी बहुत बढ़िया होती है।
सीधे सच्चे प्राणी होते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं है, कोई ऐसा वायलेंस में इनका बिलीव नहीं होता, इतने बड़े होके भी घास फूस ही खाते हैं, लेकिन इनकी की जो कुछ क्वालिटीज़ है ना वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है, दुनिया में सबसे निराली, सबसे अलग है। एक तो चलते बहुत मस्त है ना, चाल भी इनकी बहुत फेमस होती है, मदमस्त हाथी टाइप की चाल बोली जाती है। इनकी स्मेलिंग जो होती है वो दुनिया में सबसे बढ़िया होती है जब हम लैंड की बात करते हैं। दूसरी बात, जब हम इनके बोलते हैं कि इनका ब्रेन बहुत शार्प होता है, बहुत इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं और बहुत बढ़िया याददाश्त होती है इनकी, ठीक है। अब द एलिफेंट डजंट ओनली हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस ऑफ स्मेल, दैट इट हैज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग देयरऑफ, बेयरिंग 1984 डिफरेंट olfactory receptors, olfactory receptor genes, twice as many as an average dog or rat has. तो इनका olfactory receptors कितने होते हैं इनमें? 1984, कैन यू बीट इट, इतना 1984 रिसेप्टर्स होते हैं इनके, जो कि एक एवरेज डॉग और कैट से तकरीबन डबल होंगे। रैट की भी स्मेल बहुत अच्छी मानी जाती है ना, चूहे भी आ जाते हैं सूंघते हुए, राइट। तो आपके अगर घरों में कहीं पे दिक्कत हुई ना चूहों की आने की, उनके एकदम आक्रमण करने की चूहों के, तो आपको मालूम होगा कि वो भी बड़ी जल्दी सूंघ लेते हैं अगर कोई भी चीज़ बाहर रखी हुई है तो चूहों से ज़्यादा इनका होता है हाथी बाबा का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हाथी बाबा से, अपन आ जाते हैं सीधे कहाँ पे, अपन आ जाते हैं सबसे ज़्यादा पॉइजनस पे। सबसे ज़्यादा जहरीले, सबसे ज़्यादा वेनमस कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादा जहरीले की जब हम बात करते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन सा आता है? हमारे दिमाग में या तो आते हैं सांप, है ना। जहरीले में तो सबसे पहले पता नहीं रेप्टाइल के दिमाग में, मेरे दिमाग में तो सबसे पहले सांप ही आते हैं। चलिए, लेकिन अपन बात कर लेते हैं, एक तो पॉइजनस और वेनमस में डिफरेंस होता है। पॉइजन और वेनम में क्या डिफरेंस होता है पहले अपन ये समझते हैं। टू टॉप ऑनर्ड स्पीशीज फ्रॉम वन अनदर, पॉइजन जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर थ्रू टच और इंजेक्शन, ठीक है। जबकि वेनम जो होता है वो कैसे होता है, वो बेसिकली डिलीवर किया जाता है बाइट या स्टिंग के थ्रू, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं, जब हम बोल देते हैं ना बोलचाल की भाषा में कि पॉइजनस स्नेक एंड वेनमस स्नेक है, वो बेसिकली एक चीज़ नहीं होती, डिफरेंट होता है। पॉइजन एक तरह का ट्रांसफर होता है, पॉइजन इज ट्रांसफर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है, ठीक है। किसके थ्रू? टच या इंजेक्शन के थ्रू। और वीनम जो होता है वो इंजेक्ट किया जाता है या बाइट के थ्रू या स्टिंग के थ्रू। आ गया डिफरेंस समझ में? ठीक है। अटैक बाय द टॉक्सिक एनिमल इंटेंडिंग टू किल इट्स प्रे और प्रेडेटर, और ये वीनम जो है जो इंजेक्ट किया जाता है ये बाकायदा इंटेंशनल होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि भूल चूक हो गई, भूल चूक नहीं होती, इंटेंशनली किया जाता है अपने प्रेडेटर को मारने के तौर पे। और ये वेनमस, जब हम स्नेक्स की बात करते हैं, टॉक्सिक स्नेक्स की, मतलब उसने आपको काटा है, ठीक है, उसने आपको काटा है या उसने आपको डसा है तो उसका वीनम जो है आपकी बॉडी में गया है। गॉट इट? The former category we have the golden poison frog, a species of poison dart frog, ठीक है। इसमें जब हम बात करते हैं पॉइजनस की, तो हम बात करने वाले हैं एक पॉइजनस डार्ट फ्रॉग की, गोल्डन पॉइजन फ्रॉग की। एक स्पीशीज ऑफ डार्ट फ्रॉग है, इसको कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है। और इसको कहा जाता है, एक और बात कर लेते हैं हम, द कोलंबियन नेटिव होता है, ये कोलंबिया में पाया जाता है और इसको माना जाता है कि इसके पॉइजन, इतना ज़्यादा इसकी पॉइजन होता है इसकी बॉडी में कि अगर ये आप कहते हैं कि अगर वाइप आउट करता है 10,000 माइस, 15 ह्यूमंस और 2 हाथियों को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। इतना पॉइजन इसकी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। इतना पॉइजनस ये होता है, लेकिन ये काटता नहीं है ना, ये डसता नहीं है, ये स्टिंग नहीं करता, ठीक है, इसलिए ये अपने आप में पॉइजन होता है, पॉइजनस होता है, वेनमस नहीं होता। गॉट इट? लेकिन इतना पॉइजन की इतनी मात्रा इसकी बॉडी में है कि 10,000 चूहे, कितने, 15 आदमी, ग्रोन अप मेन और 2 हाथियों को मारा जा सकता है इसकी बॉडी में जो पॉइजन पाया जाता है उससे। Got it? Now in the latter category we have the box jellyfish. Venomous कौन सी होती है? बॉक्स जेलीफिश। तभी कहा जाता है कि बॉक्स जेलीफिश या जेलीफिशेस, अगर आप जाते हैं, अगर आप शोर लाइन में रहते हैं, कोस्टल एरियाज में रहते हैं एंड यू कम अक्रॉस, ये घूमने जाते हैं, रहने वाले तो कभी ये गलती नहीं करते, घूमने जो जाते हैं उनको लगता है कि वाओ वी सॉ द जेलीफिश, और आपको लगता है कि आप उसके पास जाए, हालांकि जेलीफिश गहराई में रहती है पानी की, लेकिन अगर आपको कहीं दिख जाए, मिल जाए, हो जाए कहीं, तो भी आपको उसके आसपास बिल्कुल नहीं जाना होता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जेलीफिशेस आर वेरी वेनमस, बहुत वेनमस होती हैं। whose powerful sting seizes victim instantly, assaulting the skin, heart and nervous system all at once. बॉक्स जेलीफिश की हम बात कर रहे हैं, खासकर ये इतनी ज़्यादा वेनमस प्रजाति है कि अगर ये आपको, इसका वीनम अगर आपकी बॉडी में आ गया, ठीक है, अगर आपको स्टिंग इसका इतना पावरफुल होगा कि अगर इसने स्टिंग आपको मार दिया, ऐसे डंक जैसा को बोलते हैं, मार दिया आपको, तो भाई साहब आपका हार्ट,
आपका ब्रेन और आपका नर्वस सिस्टम एट वंस काम करना बंद कर देगा इंस्टेंटली. देयर विल बी लाइक इंस्टेंट फेलियर, इंस्टेंटली यू विल पास अवे. इसमें कोई दूसरा वो ही नहीं है, मतलब आपको बचाया नहीं जा सकता. साइनाइड बोलते हैं जैसे, साइनाइड से ज़्यादा खतरनाक होता है. अब डेडलीस्ट एनिमल, नीदर द मोस्ट पॉइजनस और वीनमस एनिमल, रेन एज द डेडलीस्ट एनिमल. डेडलीस्ट एनिमल क्या होता है? पॉइजनस समझ लिया, वेनमस समझ लिया, लेकिन ना पॉइजनस ना वेनमस इतनी जाने किसी भी प्राणी से नहीं जाती, जिसकी हम बात कर लेते हैं. अ सुपरलेटिव दैट बिलोंग टू क्वाइट हॉरिफाइंगली टू अ मॉस्किटो, एक मच्छर. जी, एक मच्छर. A disease-ridden insect responsible for more human death than any creature, indirectly taking 7,25,000 lives every year. जी, तो जब हम डेडलीस्ट एनिमल की बात करते हैं ना, कि जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्राणियों की जान गई है, तो वो कोई वेल नहीं है, वो कोई शेर नहीं है, वो कोई बाघ नहीं है, कोई लायन नहीं है, कोई स्नेक नहीं है, कोई बड़ी प्रजाति नहीं है, कोई स्लॉथ बियर नहीं है, कुछ नहीं है. वो है एक मामूली सा मच्छर. एक मामूली सा मच्छर दुनिया में इतने लोगों की जान लेने के लिए दोषी माना जाता है. इसकी वजह से एक मच्छर के काटने से इतने लोगों की लाइफ जाती है. वर्ल्ड वाइड नंबर्स हैं ये. ओके, नाउ लेट्स कम टू द स्मार्टेस्ट एनिमल. स्मार्टेस्ट एनिमल, नो प्राइज फॉर गेसिंग. यार ये इनको देखिए, इनको देख के ही समझ में आ रहा है बहुत स्मार्ट होंगे. ठीक है, अब डिस्टिंक्शन जो है हम बात करते हैं स्मार्टेस्ट की. व्हेन एक्सेसिंग द वैरायटी ऑफ एनिमल्स, मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम इज परहैप्स द हार्डेस्ट वन टू मेक. बड़ा मुश्किल काम है. क्योंकि जैसे मैंने कहा इंटेलिजेंस की अगर आप बात करते हैं तो भाई इंटेलिजेंट तो हाथी भी बहुत होते हैं, है ना. तो स्मार्टेस्ट की बात करते हैं तो स्मार्ट इंटेलिजेंट कौन होते हैं? स्मार्ट वो होते हैं ना, कंसिडरिंग अ ग्रेट डील वी हैव टू लर्न अबाउट इंटेलिजेंस. हमें इंटेलिजेंस समझनी पड़ेगी, बोथ इन जनरल एंड अप्लाइज इन पर्टिकुलर स्पीशीज. दे से दैट द स्मॉल हैंडफुल ऑफ मैमल्स कंसिस्टेंटली टॉप द लिस्ट. एक छोटा सा जो मैमल है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, सबसे ज़्यादा स्मार्ट माना जाता है. चतुर सुजान जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल वो है. ये कौन है? ये महाशय हैं. इनकी स्मार्टनेस जो ग्रेट एप्स की मानी जाती है वो तो आप जानते ही हैं. इसमें जब हम बात करते हैं चिंपैंजीज हो गए, ओरंगुटन्स हो गए, गोरिल्ला हो गए, है ना, वो ऑल्टरनेट बिटवीन गोल्ड, सिल्वर और जितना है, लेकिन बहरहाल जाता ही है इन्हीं की प्रजाति को है. आप गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो है ना, आप जाते सब इन्हीं की प्रजाति को है ये प्रीमेट्स की प्रजाति, जो सबसे स्मार्टेस्ट जीव माने जाते हैं पूरी दुनिया में. ठीक है, स्टिल द चिंप इज मोस्ट कंसिडर्ड द टॉप प्लेस. चिंपैंजी जो है ना वो सबसे बढ़िया और सबसे स्मार्टेस्ट माना जाता है. कहा जाता है कि अगर भाई आप कंपटीशन करा लें इन लोगों के बीच में तो चिंपैंजी जो है बाजी मार ले जाएगा. टॉप पोजीशन जो है वो चिंपैंजी को मिलेगी. ठीक है, और कहा जाता है कि उसमें इंटेलेक्चुअल मेकअप दैट अपीयर्स क्लोजर एंड क्लोजर टू दैट ऑफ ह्यूमन एंड मोर स्टडीज हैज कंडक्टेड. अब ये भाई इसको अगर अपन बात करते हैं तो डीएनए की बात हुई थी, याद है ना आपको कि डीएनए अगर हम बात करते हैं तो इनका जो डीएनए है ना प्रीमेट्स का, ये हमारे डीएनए से 97% या 98% मैच खाता है. तो आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल इंसानों की कैटेगरी में आ गए. इंसान क्यों अलग है बाकी जानवरों से? इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास दिमाग है. दिमाग तो सब जानवरों के पास होता है ना, भेजा सबके पास होता है. हमारे पास सेंस ऑफ रीजनिंग है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास स्मार्टनेस है. वो जो है ना सेंस ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट एंड रैशनैलिटी एंड ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर इन वन बॉक्स एंड जम्बल्ड अप, ये चीज़ें जो हैं वो इंसानों को बाकी जानवरों से अलग करती हैं. और ये जो हैं ये हमारे सबसे क्लोज रिश्तेदार हैं. तो जाहिर सी बात है कि ये भी बहुत दिमाग है इनके अंदर, इनका और हमारा डीएनए भी बहुत मिलता है. तो ये सबसे क्लोजेस्ट हमारे रिलेटिव भी हैं. कहा जाता है कि कुछ लोगों को, मतलब ये तो बोला जाता है ना कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे, बंदर से हम इंसान बन गए. हालांकि कुछ लोग अभी भी बंदर ही हैं, लेकिन अभी अपन उनकी बात नहीं कर रहे. अभी अपन बात कर रहे हैं कि सबसे स्मार्टेस्ट जानवर कौन है. सबसे स्मार्टेस्ट जानवर है अपना चिंप. लेकिन बियॉन्ड टेक्निकल एंड लिंग्विस्टिक्स, अब अपन लिंग्विस्टिक्स और टेक्निकल की दुनिया के बाहर जाते हैं, सोफिस्टिकेशन. चिंप को कहा जाता है बहुत कॉम्प्लेक्स, इमोशनैलिटी भी उसकी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. इस रिलेशन अ सेंस ऑफ सेल्फ स्ट्राइकिंगली फेमिलियर. ठीक है, इमोशनल भी होते हैं, वो भावुक भी बड़े होते हैं वो इंसानों जैसे. तो उनकी आप मान लीजिए वो स्मार्ट भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, भावुक भी होते हैं. तो बिल्कुल हम इंसानों के बिल्कुल आसपास ही हैं वो. कुछ दिनों में बिल्कुल आप देखेंगे कि इंसान बनी जाएंगे वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस के चलते चलते. ठीक है, उसमें आते हैं जब हम प्राइमेट्स की बात करते हैं तो डॉल्फिन जो होते हैं, डॉल्फिन भी प्रीमेट्स के साथ साथ काफ़ी क्लोज उसमें आते हैं. ठीक है, प्रीमेट्स के साथ साथ डॉल्फिन भी बहुत क्लोज उसमें आ जाते हैं. और ये बात होती है कि कंटेंडर स्मार्टेस्ट एनिमल के उसमें. While we have less of the understanding of the dolphin's mental acuity than we do of the chimps or the gorilla, on the whole, we have come to recognize remarkable nuances in dolphin language, social relationship, and even ingenuity and creativity.
डॉल्फिन्स के बारे में भी हमने पढ़ा था ना कि डॉल्फिन्स एक तो बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, बहुत एमिकेबल होती हैं, बहुत लविंग होती हैं और इसके अलावा बहुत इमोशनली सेंसिटिव भी होती हैं और बड़ी स्मार्ट होती है इस सेंस में कि वो लैंग्वेज जो है पिकअप कर लेती हैं। अगर आप उनको बाकी जैसे छोड़ देते हैं ना, अगर आप कहीं और उसमें छोड़ दें तो कहा जाता है कि खासकर अटलांटिक एक पर्टिकुलर डॉल्फिन्स में ये चीज़ इसके ऊपर शोध किया गया कि वो बहुत जल्दी जो नॉर्मल जो लैंग्वेज है, मतलब जो बात करते हैं, जो मरीन लैंग्वेज में एनिमल्स जो आपस में बात करते हैं, पोर्पोइजेस एंड डॉल्फिन्स, वो लैंग्वेज बहुत जल्दी पिकअप कर लेती हैं। तो ऑब्वियसली आप समझिए कि अगर वो लिंग्विस्टिक उनकी जो एबिलिटीज़ हैं इतनी डेवलप्ड है तो ऑब्वियसली उनके स्मार्टनेस का लेवल क्या होगा, राइट? सो नाउ we know that we are talking about the smartest animal, or with this we come to an end of the particular session और आई होप यू हैड अ गुड टाइम। मज़ा आया होगा, इन्जॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आई एम श्योर आपको बिल्कुल नहीं पता होंगी और कुछ ऐसी होंगी जो आपको लग रहा होगा कि आपको पता है बट नहीं निकली होंगी, है ना? ओके, तो अब अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, क्या करना है पता है ना, कंटेंट हमारा कैसे आपको एक्सेस करना है या हमारी जो भी पढ़ाई हमने की है, अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो हमें क्या करना है, हमें जाना है हमारी वेबसाइट पे magnetbrains.com पे, हमें पेज ओपन करना है। ये एक्सपोर्ट टॉप कोर्सेज का जब हम ऑप्शन करेंगे तो उस पर सारे कोर्सेज जो भी हम ऑफर करते हैं, K-12 एंड NTSC ओलंपियाड सब कुछ मिल जाएगा आपको। सिर्फ जो कोर्स आप देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आपको वहाँ जाना है, क्लिक करना है और एक इस तरह का पेज ओपन होगा ओलंपियाड का, ठीक है? इसमें जो भी ओलंपियाड के सब्जेक्ट्स हम ऑफर करते हैं, इंग्लिश के, मैथ्स के, साइंस के, जीके के, वो सारे खुल जाएंगे। सारे आपके ओलंपियाड के टॉपिक खुल गए। आपने अब देख लिया, जैसे वॉच नाउ करना है आपको, आपने वॉच नाउ दबाया, यहाँ पे अब जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, हमारी जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। इसको आप ऊपर स्क्रॉल करके आप पढ़ सकते हैं, स्क्रॉल करके आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं वो दैट विल कम अक्रॉस, आपको मिल जाएगा वीडियो। सब कुछ सीक्वेंस ऑर्डर में जमा हुआ है, आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाह रहे हैं। आपको सिर्फ ढूंढना है टॉपिक वाइज आप गए इस तरह का एक विंडो ओपन होगा। पूरा का पूरा जो आप देखना चाहते हैं वीडियो, तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, और वीडियोस एक्सप्लोर करना है तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे जाना है तो नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन भी ओपन है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब क्या हो रहा था हमारे साथ, हमने देखा कि बहुत सारे जो हिंदी के विद्यार्थी थे हमारे, वो परेशान हो रहे थे। उनका कहना था कि भाई सब कुछ जो है वो ठीक है कि जो है अंग्रेज़ी हर तरफ अंग्रेज़ी है, ऐसा कैसे कि ठीक है लिखा जो जाता है वो सब कुछ अंग्रेज़ी में है। तो हम एजुकेटर्स ये मेहनत करते हैं, कोशिश भी करते हैं कि जो चीज़ें हम हिंदी में समझा रहे हैं वो चीज़ हम अंग्रेज़ी में समझाएं, अंग्रेज़ी में समझा रहे हैं वो चीज़ हिंदी में समझाएं। वो ठीक है, बाइलिंगुअल चलते हैं अपन, लेकिन कुछ जो लिखा जाता है वो तो सब अंग्रेज़ी में था ना, तो उसकी जो समस्या थी वो भी, उसका भी समाधान हो गया है। अब आ गया है एक्सक्लूसिव हिंदी मीडियम का चैनल, पूरा हिंदी मीडियम का चैनल है, हमारी अपनी भाषा में पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब इसके अलावा जब हम अपने ओलंपियाड के वीडियोस की बात करते हैं कि हमारा स्केड्यूल क्या रहता है ना, किस तरह से हमारे वीडियोस आते हैं, तो वो आपको मालूम है कि हफ्ते के शुरुआती 3 दिन आते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जिसको बोलते हैं हम क्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। उस दिन आते हैं, सुबह 10 बजे से आना शुरू होते हैं, 7 बजे तक आते हैं, अलग अलग अंतराल पे। सबसे पहले आ जाता है हमारा 10 बजे IEO का, उसके बाद 1 बजे आता है हमारा IMO का, 4 बजे आता है NSO का और शाम के 7 बजे आता है हमारा IGKO का, ठीक है? अब इसके साथ इसमें तुम क्या कर सकते हो बेटा, इस पर आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो। रिमाइंडर सेट कर लोगे तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा जब भी कोई प्रीमियर होगा, है ना, तो ये मिस नहीं करोगे। वैसे तो अभी तक कर चुके होगे आई एम श्योर। यूट्यूब के तो आप लोग बॉस हैं, यूट्यूब तो आप लोगों को बहुत ही सही आता है चलाना, तो इसमें भी वही चीज़ है। हमारा जो चैनल है आपको मालूम है कि आपको कैसे कंटेंट एक्सेस करना है। ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो उससे बेसिकली क्या होगा कि और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको फ्री एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, जिनको मुश्किल हो रही है, ट्यूशन्स लगानी पड़ रही हैं, कोचिंग लगानी पड़ रही है, उनको कम से कम उनका फ़ायदा हो जाएगा ना। सो डू दैट, राइट? आपका तो कुछ जाएगा नहीं। ये जो हमने पढ़ा है ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, नहीं हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, वील डिस्कस इट। और दूसरी बातें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अपन मिस कर रहे हैं, तो वो भी लिख सकते हो। अब एक और बात अपन क्या कर सकते हैं, अब हमारा जो सोशल मीडिया पे जो हमारे चैनल्स हैं, आप लोग सोशल मीडिया तो आप लोग सब चलाते ही ना, सबके अकाउंट है फेसबुक पे, इंस्टा पे, उस पर भी अब हमारा रेगुलर अपडेट मिलेगा। टेलीग्राम चैनल भी आ गया है, तो अब मतलब किसी भी तरह से कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पढ़ाई जो है बहुत स्मूथली होने वाली है और सब कुछ बहुत बढ़िया से चलने वाला है, ठीक है? सो ऑन दिस नोट आई होप कि आप लोग ये पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, ताकि जो हम आगे के कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएं। सो नाउ stay well, take care of yourself, study very hard, enjoy hard, play hard, work hard and be good. Thank you so much.